वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हम यहाँ पर क्लास 10th जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। एक ही वीडियो में हम फुल चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का चैप्टर क्या हमें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम रिसोर्स की डेफिनेशन को जानेंगे। रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है? रिसोर्स की डेफिनेशन है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। रिसोर्स किसे कहते हैं? कोई भी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट, जो हमारे आसपास अवेलेबल है, जिसको यूज़ करके हम सेटिस्फाई होते हैं, और ये टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना, चाहे हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम इसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकें। उसके बाद इकोनॉमिकल फीजेबल होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, और हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी भी इसे एक्सेप्ट करनी चाहिए, तब जाके हम एक चीज़ को रिसोर्स कह सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़, जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन हमारे लिए रिसोर्स है। मोबाइल फ़ोन हमारे लिए रिसोर्स है क्योंकि हम इसको यूज़ करके सेटिस्फाई होते हैं, इसको यूज़ करके सेटिस्फाई होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, हम इसको यूज़ करके सेटिस्फाई होते हैं। जैसे आपकी बुक है, जैसे एयर है, जैसे वाटर है, जैसे डिफरेंट, जैसे सॉयल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स सॉयल है। सॉयल को हम यूज़ करते हैं, सॉयल को यूज़ करके हम सेटिस्फाई होते हैं। कल्चर भी हमारा एक्सेप्ट करता है, और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, हम सॉयल को एग्रीकल्चर के लिए तैयार कर पाएँ, वैसी सॉयल बनाएं। तो इन सभी चीज़ों को रिसोर्स कहते हैं। कोई भी चीज़ जिसको यूज़ करके हम सेटिस्फाई हो जाएं, जिसको यूज़ करके हम सेटिस्फाई हो जाएं, टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल होना चाहे, इकोनॉमिकल फीजेबल होना चाहे, और हमारा कल्चर भी उसे एक्सेप्ट करना चाहे, तब जाके हम उस चीज़ को रिसोर्स कहेंगे। जैसे बुक है, आपके लिए रिसोर्स है, पेन है, ये एक रिसोर्स है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, यहाँ पर एक ट्राइंगल में दिखाया गया है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन का इंटरडिपेंडेंट रिलेशन। यहाँ पर बोला गया है ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट, ह्यूमन बीइंग नेचर के साथ, ह्यूमन बीइंग नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू टेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये आपस में क्या है? ये आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है। कौन कौन? नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। ये जो ह्यूमन बीइंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। यही ह्यूमन बीइंग नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है, टेक्नोलॉजी, थ्रू टेक्नोलॉजी, और क्या करता है? क्रिएट इंस्टीट्यूशंस को बनाता है। इससे क्या होती है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है कंट्री में। इसीलिए ह्यूमन बीइंग को कंसिडर किया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ द कंट्री। अगर एक कंट्री का ह्यूमन बीइंग पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, उसके पास स्किल होंगे, उसके पास अच्छी हेल्थ होगी, तो वो कंट्री डेवलप्ड होगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही है जो बहुत सारे रिसोर्सेज डेवलप कर सकता है। पहले मोबाइल फ़ोन नहीं था, ह्यूमन बीइंग ने इसको डेवलप किया। फॉरेस्ट होता था, फॉरेस्ट से लकड़ी लाई जाती है, बाद में फर्नीचर बनाया जाता है, तो ये भी ह्यूमन बीइंग ही है जिसके पास ये आइडिया आया। जैसे इन्वेंशन ऑफ फायर हुआ, इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ, ये सभी ह्यूमन के पास ही आइडिया है। ह्यूमन के पास नॉलेज और स्किल होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमन बीइंग बहुत सारी चीज़ों को रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, सब मेजर जो क्लासिफाई किया दो टाइप्स में रिसोर्सेज को, नेचुरल एंड ह्यूमन। नेचुरल एंड ह्यूमन। ह्यूमन क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करते हैं, और ह्यूमंस में क्या होती है? क्वांटिटी एंड क्वालिटी। उसके बाद नेचर्स को फर्दर डिवाइड किया है, नेचुरल रिसोर्सेज को रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। पता है आपको रिन्यूएबल क्या है, नॉन रिन्यूएबल क्या है? रिन्यूएबल को फादर और क्लासीफाई किया है कंटिन्यूस और फ्लो, जैसे एग्जांपल है विंड, और फ्लो क्या है? वाटर। और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को आगे और फार्दर कैटेगराइज किया है दो टाइप्स में, नेचुरल वेजिटेशन, फ्लोरा, प्लांट किंगडम को बोलते हैं फ्लोरा, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नॉन रिन्यूएबल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है,
रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल मतलब जो हम एक बार यूज़ करें उसके बाद फिर से यूज़ कर पाएँ, ये नॉन रिन्यूएबल में है। रिसाइकलेबल में एग्जांपल है मेटल्स की, एंड नॉन रिसाइकलेबल जो एक बार हमने यूज़ किया दोबारा हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, जैसे पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, डीजल है, एट्सेट्रा है। नेक्स्ट, अब हम इनकी डेफिनेशन बाद में अच्छी तरह पढ़ेंगे। यहाँ पर रिसोर्सेज ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन, रिसोर्स को कैटेगराइज किया है दो टाइप्स में, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके अंदर लाइफ होती है। बायो मीन्स क्या होता है? बायो मीन्स होता है लाइफ। एग्जाम्पल है प्लांट है, एनिमल है, फंगस है, बैक्टीरिया है, ये सभी क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज, जिनके पास जो लिविंग है, जिनके पास लाइफ है। ए बायोटिक हुआ नॉन लिविंग, ए बायोटिक हुआ नॉन लिविंग रिसोर्सेज। एग्जाम्पल वाटर है, सॉयल, एयर, लाइट, एट्सेट्रा, ये क्या है? ए बायोटिक रिसोर्सेज। अगर आपसे पूछा जाएगा रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, तो दो टाइप्स आप बोलोगे, बायोटिक एंड ए बायोटिक। यहाँ पर डेफिनेशंस हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज को कैटेगराइज किया है, क्लासीफाई किया है, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, और इनके पास क्या होती है? लाइफ होती है। एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फाना, फिशरीज, लाइव स्टॉक, ये सभी क्या है? ये सभी है बायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स से बने होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? रॉक्स है, मेटल्स है, ये सभी क्या है? एबायोटिक रिसोर्सेज। जैसे एयर है, वाटर है, सॉयल है, ये सभी क्या है? एबायोटिक रिसोर्सेज, जिनमें लाइफ नहीं होती है। ये कैसे बने होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स से बने होते हैं। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर दिखाया गया है बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स। ये इस साइड क्या है? बायोटिक, यहाँ पर क्या है? एबायोटिक। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्लासीफाई किया है रिसोर्स को ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं अगर हमने एक बार इनको यूज़ किया, इनका स्टॉक ख़त्म हो गया, ये जल्दी फिर से रिन्यू होते हैं, ये जल्दी फिर से रिन्यू होते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं अगर एक बार इनका स्टॉक ख़त्म हो गया फिर मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इनको फिर से रिन्यू होने में। रिन्यूएबल रिसोर्स की एग्जांपल है जैसे सनलाइट है, सिर्फ हमें रात को नहीं मिलेगी, जैसे दिन होगा सनलाइट हमें मिलेगी। विंड एनर्जी है, फॉरेस्ट हैं, ये सभी क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। ये सभी क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी वो रिसोर्सेज होते हैं जो एक बार, जिनका स्टॉक एक बार ख़त्म हो जाए फिर इनको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, हज़ारों साल लगते हैं फिर से तैयार होने में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जांपल क्या है? जैसे फॉसल फ्यूल है, फॉसल फ्यूल में क्या आता है? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनको मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं फिर से तैयार होने में। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर डेफिनेशन है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं आर रिन्यूएबल आर रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड आर रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो रिन्यू होते हैं जल्दी, आर प्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से। एग्जाम्पल क्या है रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी की? जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ये सभी क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी को फर्दर डिवाइड किया है इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो। कंटिन्यूअस मींस जैसे विंड एनर्जी है, फ्लो वाटर। नेक्स्ट क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर फॉर्म्ड ओवर अ सब्सटेंशियली लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, जैसे मिनरल्स एंड फॉसल फ्यूल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं इनको बहुत सारा टाइम लगता है तैयार होने में। अगर इनका स्टॉक एक बार ख़त्म हो गया फिर बहुत टाइम लगेगा फिर से तैयार होने में। एग्जाम्पल क्या है? जैसे फॉसल फ्यूल है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी फर्दर डिवाइड किया है दो टाइप्स में, एक है रिसाइकलेबल, एक है नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज जिनको हम अगर एक बार यूज़ करें फिर से हम इनको यूज़ कर पाएंगे। जैसे
मेटल्स है। लेकिन नॉन रिसाइकलेबल रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज अगर जिनको हमने एक बार यूज़ किया दोबारा हम उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉसल फ्यूल में पेट्रोलियम हमने यूज़ किया, आपने ट्रैवल किया, अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाला, दोबारा वो आपकी गाड़ी में वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया गया है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया गया है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये सभी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। जो सबसे जल्दी रिन्यूएबल रिसोर्स जो सबसे जल्दी रिन्यू होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो है सोलर एनर्जी। सिर्फ हमें रात को नहीं मिलती है, और सोलर एनर्जी क्या है, ये अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, इसको हम जितना भी यूज़ करें इस पर फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्सेज को फर्दर डिवाइड किया है, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो किसी एक इंडिविजुअल का है, जो किसी एक इंडिविजुअल का है, सिंगल इंडिविजुअल, या किसी का हम बोलते हैं ये किसी का घर है, वो इंडिविजुअल रिसोर्स है। किसी का कोई बिजनेस है, सिंगल पर्सन का, इंडिविजुअल रिसोर्स है। किसी का कोई प्राइवेट स्कूल है, इंडिविजुअल रिसोर्स है। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स वो रिसोर्स हुए जो एक कम्युनिटी का रिसोर्स है। जैसे एक ग्रेवयार्ड होता है या कोई पार्क होती है कम्युनिटी की, वहाँ पर सभी कम्युनिटी के बच्चे जा सकते हैं। कोई प्ले ग्राउंड होगा कम्युनिटी का, सभी कम्युनिटी उसको यूज़ कर सकती है। नेशनल रिसोर्स एक कंट्री के जो रिसोर्स होते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे नेशनल पार्क है, जैसे रिवर है, जैसे लेक है, जैसे रोड्स हैं, जैसे टनल है, ये क्या है, ये है नेशनल रिसोर्स, ये है नेशनल रिसोर्स। और इंटरनेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होते हैं, बियॉन्ड 200 न्यूटिकल माइल्स, अगर हमें परमिशन होगी हम वहाँ उससे आगे भी जा सकते हैं सी में, और कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर अब डेफिनेशन दी गई है। सबसे पहले इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है। इंडिविजुअल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, प्राइवेटली किसी एक इंडिविजुअल के होंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, या किसी की ज़मीन होगी, किसी फार्मर की ज़मीन होगी, उसके बाद प्लांटेशंस होगा, किसी का पास्चर लैंड होगी, पॉन्ड्स होंगे, वाटर वेल्स होंगे, किसी एक इंडिविजुअल के, ये इंडिविजुअल रिसोर्स में आता है। जैसे प्लॉट है किसी का, जैसे ज़मीन है किसी की, प्लॉट है किसी शहर में, किसी का घर है, और दूसरी कोई प्रॉपर्टी सिटी में है आपकी, तो वो क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स है। उसके बाद कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो सभी कम्युनिटी मेंबर्स उसको यूज़ कर पाएँ। एग्जांपल क्या है, विलेज कॉमन ग्रेजिंग ग्राउंड है, विलेज पॉन्ड है, एट्सेट्रा, पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड, ये सभी क्या है, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स है। नेक्स्ट क्या है, नेशनल रिसोर्स, जो एक कंट्री के रिसोर्स होंगे जो बिलोंग होते एक नेशन से। एग्जांपल है रोड, कैनाल्स, रेलवेज, मिनरल्स, वाटर एट्सेट्रा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एट्सेट्रा, ये क्या है, ये सभी नेशनल रिसोर्स हैं। उसके बाद टेरेस्ट्रियल वाटर रेफर्स टू ओशनिक एरिया अप टू 12 न्यूटिकल माइल्स, ये भी एक कंट्री का नेशनल रिसोर्स है। अगर दो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में सी है तो एक कंट्री को परमिशन है वो 12 न्यूटिकल माइल्स तक जा सकता है, फिशिंग एट्सेट्रा कर सकता है, ये भी एक कंट्री का नेशनल रिसोर्स है। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स को कौन रेगुलेट करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। दीज इंक्लूड्स ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द economic exclusive economic zone which belong to open oceans, and no individual country can utilize these without the concurrence of international institution. Without the concurrence of international institution, कोई भी कंट्री बियॉन्ड 200 किलोमीटर नहीं जा सकती है ओशन में, लेकिन जिस कंट्री को कंकरेंस होगी, परमिशन होगी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की, वो जा सकती है। जैसे इंडिया, इंडिया को ये राइट है, इंडिया को कंकरेंस है, वो जा सकती है जो इंडियन ओशंस में, किस चीज़ के लिए, माइन करने के लिए, मैंगनीज के लिए, वो जा सकती है ओशन, इंडियन ओशन के बेड तक जा सकती है, क्योंकि इंडिया के पास इस चीज़ की कंकरेंस है, इस चीज़ की परमिशन है। ये क्या हुए, ये सभी हुए इंटरनेशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है, ये इंडिविजुअल रिसोर्स है, किसी का घर है, ये रेलवे है, ये कंट्री का रिसोर्स है, नेशनल रिसोर्स है। यहाँ पर एक कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स दिखाया गया है, एक पार्क दिखाई गई है, और यहाँ पर ओशंस में दिखाया गया है। अगर आपके पास परमिशन है इंटरनेशनल रिसोर्स में तो आप ओशन के डेप्थ तक जा सकते हो, बियॉन्ड 200 किलोमीटर जा सकते हो। नेक्स्ट क्या है, ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट भी
ओशन इसको रिसोर्स को फर्दर क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पर। पोटेंशियल रिसोर्स, सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्स क्या है? आर रिसोर्सेज फाउंड इन अ रीजन विच हैव नॉट बीन यूटिलाइज। वो रिसोर्सेज जो फाउंड तो किए गए एक रीजन में लेकिन अभी तक यूटिलाइज नहीं किए गए। एग्जाम्पल क्या है? जैसे विंड और सोलर एनर्जी डेवलपमेंट पोटेंशियल है स्टेट्स में, गुजरात और राजस्थान में, लेकिन अभी तक यूज़ नहीं किया गया। उसके बाद डेवलप्ड रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड एंड डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनकी सर्वे की गई है और उसके बाद यूटिलाइजेशन के लिए कहा गया इनको आप यूटिलाइज कर सकते हो, बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली इनको यूटिलाइज कर सकते हो, देख सकते हो इनकी क्वालिटी कितनी है, इनकी क्वांटिटी कितनी है, उसके लिए आगे भेजा गया है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ देयर फीजिबिलिटी। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज ये किस पर डिपेंड करता है? हमारे पास कैसी टेक्नोलॉजी है और उन रिसोर्सेज की फीजिबिलिटी कैसी है। बाद में हम उन रिसोर्सेज से इकॉनमी जनरेट कर सकते हैं कि नहीं। अगर बाद में हम इकॉनमी जनरेट नहीं कर सकते उनसे, फिर वो रिसोर्सेज हमारे काम के नहीं है। नेक्स्ट क्या है? स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक refers to material in the environment which have the potential to satisfy human needs but human being do not have the appropriate technology to access these। स्टॉक क्या है? स्टॉक रेफर्स करता है जो मटेरियल्स हमारे इन्वायरमेंट में है, इस मटेरियल के पास पोटेंशियल भी है, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, बट ह्यूमन बीइंग के पास इतनी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकें। एग्जाम्पल जैसे वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैसेस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, विच कुड बी यूज्ड एज रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। कर सकते हैं हम इसको यूज़ इफ़ वी हैड रिक्वायर्ड टेक्निकल नो हाउ, हैंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक। तो इस अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है लेकिन हमारे किसी स्टेट में पोटेंशियल है, यहाँ पर रिसोर्सेज हैं लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उस ये भी है, क्षमता भी है उन रिसोर्स में कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो क्या हमारे लिए? वो फिर स्टॉक है हमारे लिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रिजर्व्स। रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक। ये सबसेट है स्टॉक का, रिजर्व्स, विच आर येट टू बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ। इनको यूज़ में लाया गया है जो एग्जिस्टिंग हमारे पास टेक्निकल नो हाउ है। दीज कैन यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। एग्जाम्पल, इनको हम फ्यूचर जो रिक्वायरमेंट्स होगी, फ्यूचर नीड्स के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। जो रिजर्व हमारे पास बचे हैं, रिजर्व है हमारे पास। उसके बाद रिवर्स वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है रिवर्स वाटर को हम यूज़ करते हैं हाइड्रो पावर के लिए, बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। लेकिन प्रेजेंट में सिर्फ हम इसको लिमिटेड एक्सटेंट तक ही यूज़ कर पा रहे हैं। किसको? रिवर्स को, फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। दस द वाटर इन द डैम्स, जो डैम्स में रुका हुआ वाटर होता है, जो हम डैम्स बनाते हैं, इज़ अ रिजर्व, ये भी हमारे लिए रिजर्व है, विच कैन बी यूज, इसको हम फ्यूचर में और यूज़ कर सकते हैं, इससे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बाय मैन। जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्स को किया है मैन ने, उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है? पहली प्रॉब्लम, मैनी रिसोर्सेज गॉट डिप्लीटेड। पहली प्रॉब्लम यही हुई, बहुत सारे रिसोर्स डिप्लीट हो गए। एग्जाम्पल जैसे फॉरेस्ट है, दिन ब दिन ये डिप्लीट होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। दूसरी प्रॉब्लम है रिसोर्सेज गॉट एक्यूमुलेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। कुछ ही लोगों के पास रिसोर्सेज आए, इससे क्या हुआ? ये जो रिच और पुअर का गैप है हमारी सोसाइटी में, ये और बढ़ता जा रहा है। जिन लोगों के पास रिसोर्सेज ज़्यादा आए वो अमीर होते जा रहे हैं, जिनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है वो गरीब होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? इससे ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, मैन की वजह से ही, ह्यूमन की वजह से ही ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लेशन। उसके बाद इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है दिन ब दिन। ये सभी क्या है? प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय मैन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था ब्राज़ील में 1992 में। फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था ब्राज़ील में। इस अर्थ समिट को अटेंड किया था अराउंड 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स वहाँ पर गए थे। वहाँ पर इन्होंने इस
समिट को अटेंड किया था, वहाँ पर ये बात हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। वहाँ पर ये बात हुई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? वहाँ पर बात हुई हमने डेवलपमेंट करनी है, हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है अपनी कंट्री की, लेकिन इन्वायरमेंट को हमने नुकसान नहीं पहुँचाना है। विच डज नॉट डैमेज इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का डैमेज नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ क्या करना, हमने जो टेक केयर करनी है, जो फ्यूचर की जनरेशन आने वाली है उनकी जो नीड्स है उनकी उसकी भी हमने टेक केयर करनी है, उसकी भी हमने हिफाजत करनी है। एग्जाम्पल क्या है? द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच डज नॉट डैमेज द इन्वायरमेंट एंड एट द सेम टाइम टेक्स केयर ऑफ द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब हमने ऐसी डेवलपमेंट करनी है अपनी कंट्री की जिससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई डैमेज ना हो, और जो फ्यूचर आने वाली जनरेशन है उनके जो रिसोर्सेज हैं उनके साथ भी हमने कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। क्योंकि अगर हम सिर्फ डिपेंड रहते थे सिर्फ फॉसल फ्यूल पर ही, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं आती, नेक्स्ट दूसरी कारें नहीं आती थी, सोलर एनर्जी का हम इन्वेंशन नहीं करते थे, तो इससे क्या होना था? जो फॉसल फ्यूल है, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सभी ख़त्म होना था। जब फ्यूचर आने वाली जनरेशन आती उनको इस चीज़ का मालूम ही नहीं होता था ये भी कोई रिसोर्स है। इसीलिए इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने डेवलपमेंट करनी है लेकिन उस हमारी डेवलपमेंट से हमारे इन्वायरमेंट को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, और जो फ्यूचर आने वाली जनरेशन है उनकी नीड्स से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, उनकी नीड्स की टेक केयर भी हमने करनी है। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल हैं 17 गोल्स हैं। इसके कितने हैं? 17 गोल हैं। जैसे फर्स्ट गोल है इसका नो पॉवर्टी। फर्स्ट गोल क्या है? नो पॉवर्टी, गरीबी को हमने ख़त्म कर देना है। सेकंड गोल है ज़ीरो हंगर। सेकंड गोल क्या है? ज़ीरो हंगर। थर्ड गोल है गुड हेल्थ, गुड हेल्थ। फोर्थ गोल है एजुकेशन। ऐसे आप याद रखोगे, फर्स्ट गोल क्या है? ज़ीरो पॉवर्टी। अगर पॉवर्टी ख़त्म होगी लोगों की भूख खत्म हो जाएगी। सेकंड गोल क्या है? ज़ीरो हंगर, भूख खुद ही खत्म होगी। अगर भूख खत्म होगी, अच्छा खाना मिलेगा लोगों को, तो लोगों की सेहत, लोगों की हेल्थ अच्छी होगी। अगर लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, लोगों के पास पैसा आ गया, लोगों के पास खाना आ गया, लोग की हेल्थ अच्छी हुई, तो लोग क्या सोचेंगे? हम अपने बच्चों को आगे पढ़ाएंगे। जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो उसके बाद ही वो बात करेंगे जेंडर डिवीजन की। ऐसे सभी 17 गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कब से स्टार्ट हुआ था? 2016 से स्टार्ट हुआ है और 2000 एंड तक 30 तक इसका टाइम पीरियड है, 2016 से 2030 तक। नेक्स्ट क्या है? रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या है? रिसोर्स प्लानिंग एक टेक्निक है या एक स्किल हम बोल सकते हैं ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें स्टेजेस है, स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। फर्स्ट स्टेज क्या है? सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले हमने रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना है, कहाँ कहाँ रिसोर्स है और उनकी एक लिस्ट तैयार करनी है। सबसे पहले क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन में हमने सर्वे करनी है, उसके बाद मैपिंग करनी है, उसके बाद मेजरमेंट करनी है। जो हम रिसोर्स निकालने जा रहे हैं इसमें कितनी क्वालिटीज़ है, क्वालिटी कैसी है, और क्वांटिटीज़ कितनी क्वांटिटी में ये हमें यहाँ से मिलेगा। आर द रिसोर्सेज आर द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ अंडरटेकन एट दिस स्टेज। ये सभी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है इस स्टेज में। किस स्टेज में? फर्स्ट स्टेज में। जो पहली स्टेज क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज। इस स्टेज में हमने क्या करना है? सर्वे करनी है सबसे पहले, उसके बाद मैपिंग करनी है, उसके बाद हमें मेजरमेंट करना है ये रिसोर्स, इस रिसोर्स की क्वालिटी कैसी है और कितनी क्वांटिटीज़ है। नेक्स्ट क्या है? सेकेंड स्टेज में हमने करना है प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन। डेवलप अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद सुटेबल टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। उसके बाद हमने एक प्लानिंग स्ट्रक्चर डेवलप करना है हमारे पास सूटेबल विद सूटेबल टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। थर्ड क्या है? मैच रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद नेशनल डेवलपमेंट प्लान। और जो हमने रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाया उसको हमने फिर मैच करना है नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ। ये सभी चीज़ें हमने कहाँ करनी है? रिसोर्स प्लानिंग में। उसके बाद क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है ये पेपर में पूछ सकते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग? तो रिसोर्स प्लानिंग इट इज नेसेसरी फॉर अ बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अगर हमने इंडिया की बैलेंस डेवलपमेंट करनी है तो इसके लिए रिसोर्स प्लानिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है।
पहला पॉइंट क्या है, सम रीजन्स ऑफ इंडिया आर रिच इन सर्टन रिसोर्सेज एंड पोर इन अदर रिसोर्सेज। हमने देखा कुछ रीजन हमारे इंडिया में एक रिसोर्सेज में तो रिच है, अगर एक रीजन में एक स्टेट में हमारे पास कोयला ज़्यादा निकल रहा है, कोयला ज़्यादा निकल रहा है, कोल, तो ये तो कोल में रिच है, लेकिन यहाँ पर दूसरा रिसोर्स है, कोई दूसरा रिसोर्स है, सोलर एनर्जी या और कोई फॉरेस्ट या और कोई चीज़, इस चीज़ में ये स्टेट पीछे है, पुअर है। तो हमने क्या करना है, हमने करना है जैसे राजस्थान एग्जांपल है, राजस्थान इज़ पुअर इन वाटर, वाटर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, राजस्थान में वाटर पानी बहुत कम है आपको पता है, लेकिन राजस्थान रिच है इन सोलर एंड विंड एनर्जी में। इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसोर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वली है अर्थ पर, किसी जगह एक रिसोर्स ज़्यादा मिलता है, उसी जगह दूसरा रिसोर्स कम मिलता है। दूसरा पॉइंट क्या है, सम रीजन्स आर सेल्फ सफिशिएंट वाइल अदर रीजन्स आर वेरी पुअर इन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। कुछ रीजन ऐसे हैं जो सेल्फ सफिशिएंट है, वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्स निकलते हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं दूसरी जगह से रिसोर्स लाने की, लेकिन कुछ रीजन ऐसे भी हैं जहाँ पर बहुत कम रिसोर्सेज है, जहाँ पर बहुत कम रिसोर्सेज है। एग्जाम्पल जैसे मध्य प्रदेश हमारी एक स्टेट है, ये रिच इन मैनी रिसोर्सेज, मध्य प्रदेश में बहुत सारे रिसोर्सेज वहाँ पर हैं, अवेलेबल हैं, तो मध्य प्रदेश रिच है। लेकिन लद्दाख हमारी जो यूटी है, लार्जेस्ट यूटी ऑफ इंडिया है, लद्दाख इज़ पुअर इन रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज में क्या है, लद्दाख बहुत पुअर है, बहुत पुअर है, बहुत गरीब है। थर्ड पॉइंट क्या है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग। अगर हम प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज करेंगे तो जो वेस्टेज हमें होती है वो भी कम हो जाएगी, तो वेस्टेज नहीं होगी, जितनी रिसोर्स की हमें ज़रूरत है हम उतना ही रिसोर्स पहले लाएंगे, उसको यूज़ करेंगे। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे, रिसोर्स हमें बहुत कम लगेगा, हम ऑर्डर बहुत ज़्यादा करवाएंगे, इससे क्या होता है, इससे होता है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस। अगर हमारे पास प्लानिंग होगी, प्लानिंग से हम रिसोर्स का यूज़ करेंगे, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है ये भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। और जो आवर एक्सप्लॉयट करते हैं हम रिसोर्सेज को, इस चीज़ को ये भी अवॉइड हो जाएगा, किस चीज़ से, रिसोर्स प्लानिंग से। ये सभी इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी पॉइंट आप अपनी कॉपी पर लिखना, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग में। नेक्स्ट क्या है, रिसोर्स कंजर्वेशन। नेक्स्ट है रिसोर्स कंजर्वेशन, प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्स इन ऑर्डर टू मीट द प्रेजेंट नीड एंड टू स्टोर ए पार्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन किसे बोलते हैं, हमने प्लान्ड यूज़ करना रिसोर्स में, एक प्लानिंग के साथ रिसोर्सेज का यूज़ करना है, ऐसे हमने रिसोर्स का यूज़ करना है, इस तरीके से यूज़ करना है जो प्रेजेंट जनरेशन की नीड है वो भी फुलफिल हो जाए, और हमने कुछ रिसोर्सेज को स्टोर करके रखना है जो आगे आने वाली जनरेशन है वो भी उसको यूज़ कर पाए, इसको बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। इट इज़ नेसेसरी, रिसोर्स कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, यहाँ पर पॉइंट 2 में है आंसर, रिसोर्स कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, बिकॉज मैनी रिसोर्स आर रिन्यूएबल, बहुत सारे रिसोर्सेज रिन्यूएबल हैं। अगर हम रिसोर्स कंजर्वेशन नहीं करेंगे, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, अगर इनका एक बार स्टॉक ख़त्म हो गया, दोबारा बहुत जल्दी ये बाद में रिन्यू नहीं होते हैं। एक तो पहला पॉइंट यही है, पहला रीज़न यही है रिसोर्स कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल है, अगर ये एक बार ख़त्म हो जाएंगे फिर मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं इनको तैयार होने में। और नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टेबल, नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल अगर एक बार ख़त्म हो गए बाद में टाइम लगेगा। इफ़ वी कंजर्व, अगर हम इनको बचाएंगे, इफ़ वी कंजर्व देम वी कैन यूज़ देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर इनको प्लानिंग से हम बचा कर यूज़ करेंगे तो फिर हम लॉन्गर पीरियड तक इनको यूज़ करते रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स हेल्प अस टू रिड्यूस वेस्टेज। अगर रिसोर्स कंजर्वेशन हम करेंगे तो इससे क्या होगी, जो वेस्टेज हम करते हैं रिसोर्सेज को यूज़ करते करते, जो वेस्टेज हम करते हैं रिसोर्सेज का वो भी कम हो जाएगी। इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी होगी, हमारी इकॉनमी भी बढ़ेगी, डेवलप हो जाएगी। उसके बाद रिसोर्स कंजर्वेशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। रिसोर्स कंजर्वेशन हमें मदद करेगा, जो हम प्रोटेक्शन हम करते हैं इन्वायरमेंट की, इसमें भी मदद करेगा रिसोर्स कंजर्वेशन। गांधी जी ने क्या बोला, गांधी जीज आइडियाज आर रिसोर्स कंजर्वेशन। गांधी जी ने क्या बोला है रिसोर्स कंजर्वेशन पर, यह भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द आइडियाज ऑफ गांधी जीज ऑन रिसोर्स कंजर्वेशन। अकॉर्डिंग टू गांधी जी,
देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड। गांधी जी ने बोला यहाँ पर ज़मीन पर धरती पर बहुत सारा है जो लोगों की नीड है, आराम से फुलफिल हो जाएगी, एनफ है। बट एंड नॉट फॉर एनी बॉडीज ग्रीड, लेकिन लालच जो लालच है लोगों के अंदर, उसके लिए यहाँ पर फिर पूरा नहीं है, रिसोर्सेज पूरे नहीं, क्योंकि लालची लोग अगर उसको एक चीज़ को ही चाहे तो अगर उसके सामने 10 होगी वो 10 ही लेगा, बोलेगा मुझे 10 की ज़रूरत है, बोलेगा मुझे 100 की ज़रूरत है। जो नीड्स है, गांधी जी ने बोला जो नीड्स है लोगों की, ह्यूमंस की, उसके लिए तो पूरा है इस ज़मीन पर, इस अर्थ पर, लेकिन जो लालच है लोगों के अंदर, उसके लिए यहाँ पर पूरा नहीं है, फिर पूरा नहीं है। नेक्स्ट क्या बोला गांधी जी ने, ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड द एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर द रूट काज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन। गांधी जी ने बोला है जो रूट काज है रिसोर्स डिप्लीशन का वो क्या है, एक तो ग्रीडी पीपल जो लालची है, सेल्फिश इंडिविजुअल, ये दो, और जो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। पहले मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहले फॉरेस्ट में लोग जाते थे पेड़ काटने के लिए, हाथों से काटते थे, लेकिन अब ऐसे कटर आए हैं जो सेकेंडों में बड़े बड़े पेड़ गिरा देते हैं। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये भी एक रूट काज है अकॉर्डिंग टू गांधी जी। ग्रीडी, सेल्फी इंडिविजुअल, एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये भी रूट काज है रिसोर्स डिप्लीशन के। नेक्स्ट क्या है, गांधी जी वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन। जो है मास प्रोडक्शन करते हैं, मतलब बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हम करते हैं, गांधी जी इसके खिलाफ है। गांधी जी वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन। गांधी जी क्या चाहते थे, एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद प्रोडक्शन बाय मासेस। प्रोडक्शन होनी चाहिए ज़्यादा लोगों से, बहुत सारे लोग एक चीज़ को प्रोड्यूस करने में लगने चाहिए, ना कि एक छोटी सी मशीन मिनटों में बहुत सी चीज़ें प्रोड्यूस कर पाए। इस चीज़ के अगेंस्ट थे गांधी जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लैंड डिग्रेडेशन। लैंड दिन ब दिन डिग्रेड होती है, खराब होती है। लार्ज स्केल सॉइल इरोजन काज्ड बाय रनिंग वाटर एंड विंड्स, इससे भी लैंड डिग्रेड होती है। डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल जो हम डंप करते हैं लैंड पर फॉर माइनिंग सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ये भी एक मेन रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन का। नेक्स्ट क्या है, ओवर इरीगेशन हम करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी देते हैं, लीड्स टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कलाइनिटी इन द सॉइल। जो सॉइल में जो नमक पैदा होता है, स्लाइन सॉइल बनती है, ये किससे बनती है, जब हम बहुत ज़्यादा ओवर इरीगेशन करते हैं, सॉइल को ज़्यादा पानी देते हैं। ओवर ग्रेजिंग जब एनिमल्स करते हैं, और इससे भी लैंड डिग्रेड होती है। या लोग जब डिफॉरेस्टेशन करते हैं लोग, इससे भी लैंड डिग्रेड होती है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख देना। नेक्स्ट है, वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट्स पोल्यूट द लैंड। जो वेस्ट वाटर निकलता है इंडस्ट्रीज से, केमिकल वाटर, ये भी हमारी लैंड को पोल्यूट खराब कर देती है। नेक्स्ट, मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, ये सभी चीज़ें, इनसे भी डस्ट वस्ट एक्स्ट्रा जो नेबरिंग लैंड होती है इंडस्ट्रीज के साथ में, उस डस्ट की वजह से भी क्या होता है, हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो लैंड है, डिग्रेड होती है। नेक्स्ट क्या है, लैंड कंजर्वेशन मेजर। कौन कौन से स्टेप है जिनकी वजह से हम लैंड को कंजर्व कर सकें। पहला है सॉइल इरोजन, कैसे हम रोक सकते हैं। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एंडिंग डिफॉरेस्टेशन। अगर हम डिफॉरेस्टेशन को रोके, पेड़ नहीं काटेंगे, इससे सॉइल इरोजन रुक सकती है। कंट्रोलिंग ग्रेजिंग, ग्रेजिंग भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एनकरेजिंग एफॉरेस्टेशन, हमने एफॉरेस्टेशन के लिए लोगों को एनकरेज करना है, पेड़ लगाने हैं। प्रैक्टिसिंग टेरेस फार्मिंग एंड हिली रीजन, हिली रीजन में हमने टेरेस फार्मिंग करनी है, एक पैच ऑफ लैंड लेना है, उसके बाद नेक्स्ट पैच ऑफ लैंड लेना, टेरेस फार्मिंग करनी है। उसके बाद हमने शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट लगाने हैं, एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ लैंड dunes by growing thorny bushes which help to prevent land degradation in deserts। डेजर्ट्स में हम कैसे लैंड को डिग्रेड होने से बचाएंगे, अगर हमारी लैंड होगी उसके चारों तरफ से हम क्या करेंगे, प्लांट का एक शेल्टर लगाएंगे, उससे जो विंड से भी लैंड सॉइल इरोजन होती है, विंड इसके साथ टकराएगी, वापस चली जाएगी। उसके बाद माइनिंग एक्टिविटीज़ शुड बी कंट्रोल। जो माइनिंग होती है बहुत ज़्यादा, इसको कंट्रोल अगर किया जाएगा तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, लैंड कंजर्व कर सकते हैं, लैंड को बचा सकते हैं। और जो नई टेक्नोलॉजी विच रिड्यूसेस वेस्ट कैन बी अडॉप्टेड, जो वेस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजी से, वो भी हमने अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलता है
शुड बी केमिकली ट्रीटेड, उसको पहले ट्रीट करना है अंदर, बाद में उसको रिमूव करना है, एंड रिमूव करने हैं जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस उसमें हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्री से अब बाहर निकलने वाला होगा वेस्ट लिक्विड, उसको अंदर ही हमने सॉलिड या लिक्विड अंदर ही हमने पहले केमिकली ट्रीट करना है, जितने भी उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस है अंदर ही हमने रिमूव करने हैं, फिर जाके हमने बाहर जो वाटर होगा इंडस्ट्रियल वाटर एक्स्ट्रा उसको हम बाहर डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो अर्बन वेस्ट शुड बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, जो अर्बन वेस्ट है इसका हम यूज़ कर सकते हैं बायोगैस के लिए, बायो मैन्योर के लिए। नेक्स्ट क्या है, आवर इरीगेशन शुड बी स्टॉप्ड एंड न्यू मेथड ऑफ इरीगेशन शुड बी फॉलोड, जो हम आवर इरीगेशन करते हैं इसको भी हमने स्टॉप करना है, और जो नए मेथड है इरीगेशन के उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैंड कंजर्वेशन मेजर्स, ये भी आप अपने क्वेश्चन में लिख सकते हो। आज हम यहीं पर इस वीडियो को एंड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल को डिस्कस करेंगे और सॉइल इरोजन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।